नाज़रीन, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम सेकंड्स में दुनिया भर में पहुंच सकते हैं। ये काफ़ी ताकतवर प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो आवाम तक जो हम ख़बर पहुंचाते हैं या जानकारी देते हैं वो सच पर मबनी हो तो बेहतर होता है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि गुज़श्ता 3 रोज़ से चंद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये कहा जा रहा है कि शिया कम्युनिटी के लिए एक और MLC के अहकामात तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिए हैं। तो हमने उस रोज़ हमें भी ये फ़ोन आया था, लेकिन हम काफ़ी दूर थे चूँकि इलेक्शन का पीरियड है और हम एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से भी वाबस्ता हैं, तो एक दूसरे कवरेज पे हम मसरूफ़ थे, इसलिए नहीं पहुंच सके। लेकिन रात में जब ये ऑर्डर कॉपी हमारे हाथ लगी तो हमने उस ऑर्डर को पढ़ा और हमने उस ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं पाया कि जिसमें हाई कोर्ट ये कह रहा है कि शिया कम्युनिटी में एक और MLC दिया जाए। चूँकि ये हाई कोर्ट का मसला था और हाई कोर्ट के ऑर्डर से हमने चाहा कि इस पर तफसीली जानकारी हासिल करें, उसके बाद हम शिया ब्रदरी में ये बात कहें कि हक़ायक़ क्या हैं इसके पीछे। जिसके चलते हमने शिया ब्रदरी के 3 एडवोकेट से रब्ता कायम किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर्स पास किए हैं वो क्या हैं। चूँकि जो NGO के कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की थी, वो NGO ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 171 सबसेक्शन 5 के तहत ये अर्ज़ी दाखिल की थी, ये कहते हुए कि शिया ब्रदरी अक़लियत दर अक़लियत है, माइनॉरिटी में आती है और इनका कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सियासत में कोई इनका नुमाइंदगी नहीं होती और तालीमी मैदान में ये बिल्कुल पीछे हैं और मईशत भी इनकी काफ़ी कमज़ोर है। लिहाजा शिया कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए एक MLC शिया ब्रदरी से गवर्नर कोटे में दिया जाए, ये पिटिशनर की जानिब से हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की गई थी। चुनांचे हमने 3 एडवोकेट शिया ब्रदरी के, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं तीनों, जिनमें से एक नाम है सैयद नजमुल हसन बाकरी साहब जो हाई कोर्ट के वकील हैं, और सैयद अली जाफ़री, ये भी नौजवान वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, और एक सीनियर एडवोकेट जाफ़र नदीम साहब जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे हमने राब्ता पैदा किया और इनसे जानने की कोशिश की कि जो ऑर्डर तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिए हैं वो क्या हैं। तो हमने उनसे भी बात की है, वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो हमने सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि जिस आर्टिकल 171 सबसेक्शन 5 के तहत ये अर्ज़ी दाखिल करते हुए मांग की गई थी कि शिया ब्रदरी में एक MLC दिया जाए, चूँकि ये काफ़ी पसमानदा है। तो हमने पहले बात हम ये अर्ज़ कर दें कि अगर शिया ब्रदरी से कोई MLC चुना जाता है तो वो सिर्फ़ शियों की नुमाइंदगी नहीं करता। एक MLC जो होता है रुकने क़ानून साज़ कौंसल, वो जब रुकने क़ानून साज़ कौंसल बनता है तो वो जिस कम्युनिटी को बिलॉन्ग करता है, जिस मज़हब से वो बिलॉन्ग करता है, सिर्फ़ उस मज़हब के लिए वो काम नहीं करता, वो जुमला हर जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उसके लिए काम करता है। तो पहली चीज़ तो ये मांग खुद गलत यहाँ पर दिखाई दे रही है कि शिया कौम की नुमाइंदगी के लिए ये MLC दिया जाए। बहरहाल हमने जब इस आर्टिकल 171 सबसेक्शन 5 के तहत जानकारी हासिल करने के लिए सैयद अली जाफ़री एडवोकेट, हाई कोर्ट एडवोकेट जो हैं, जो नौजवान एडवोकेट हैं, उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा इस आर्टिकल के तहत किसको गवर्नर अपॉइंट कर सकता है MLC के लिए, ये आप सुनिए। मुश्तबा भाई, मैं आपके पेश नज़र ये रखना चाहता हूँ कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है शिया काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस की पेटिशन पर 3, उसमें ये कहा गया है कि माइनॉरिटी वेलफेयर सेकंड रेस्पोंडेंट इनकी दरख्वास्त कंसिडर करिए, जो कि 3 फरवरी 2024 3 फरवरी 2024 की है। अब मैं उसका सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। मिनवान जो पेटिशन में है कि नॉमिनेशन ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड पॉलिटिकली डिसएडवांटेज्ड शिया मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर इन द तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द गवर्नर्स कोटा अंडर आर्टिकल 171 सब क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट रिगार्डिंग। अब मैं वाजे कर दूं कि अब ये जो भी दरखास्त है ये आर्टिकल 171 सब क्लॉज 5 MLC कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, नामजद कैसा होगा, उसके तहत है। मेरे पेश नज़र जो है
कंप्लीट आर्टिकल 171 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करता है, आर्टिकल 171, जिसके सब क्लॉज 5 में गवर्नर को इख्तियार है कि वो 5 मेंबर अपनी जानिब से नामजद करे। लेकिन मैं वो सेक्शन भी पहले खुद पढ़ के सुना दूं जो मिनो अन है। द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर अंडर सब क्लॉज ई ऑफ द क्लॉज 3 shall consist of a person having special knowledge or practical experience in respect of such matters: literature, science, art, cooperative movement and social service। क्योंकि मैंने अभी सेक्शन आर्टिकल दोहराया 171 सब क्लॉज 5 में, इसमें कहीं पर भी रिलीजियस रिजर्वेशन का जिक्र नहीं है। एमएलसी कैटेगरी में मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि सब क्लॉज 3 में सेक्शन ए कह रहा है कि एमएलएस ग्रेजुएट कैटेगरी से हों, एमएलसी ग्रेजुएट कैटेगरी से आए, एमएलसी टीचर कैटेगरी से आए, एमएलसी जो है उनमें से आए जो एमएलए ना हो लेकिन एमएलए इलेक्ट करें, ये डी कह रहा है। और लास्ट ई कह रहा है कि गवर्नर जो नॉमिनेट करें। किसमें जुमरे हैं? वो है वो लोग जिनको नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में और सोशल सर्विस में। सियासी शख्स पहले तो जो कायदीन सोशल वो सोसाइटी जो भी है, शिया सोशल सोसाइटी जो है, वो लगा जो है दरख्वास्त दी हैं, वो लोग एक पर्टिकुलर जमात से वाबस्ता हैं, एक राइट विंग जमात से ओहदेदार हैं माशाल्लाह से। हैदराबाद पार्लियामेंट बीजेपी इलेक्शन के इंचार्ज हैं उनमें। तो यहाँ पे कैटेगरी अभी रिसेंटली एक फैसला आया जिसमें आमिर अली खां और कोंडाराम, जिन दो को एमएलसी कैटेगरी में नामजद किया गया था हुकूमत तेलंगाना की जानिब से, उनको भी हाई कोर्ट ने उनकी नामजदगी को भी बरतरफ कर दिया। तो यहाँ पता चला कि जहाँ भी सियासी बैकग्राउंड हो वहां पर वो गवर्नर कोटा में नहीं आ सकते। दूसरी चीज, हम कोर्ट से हम जिस इदारे से मांग रहे क्या है, हमें शिया रहने पर रिलीजियस रिजर्वेशन की बुनियाद पर हमें एमएलसी दिया जाए। पर ये दरख्वास्त खुद जो है गलत हो जा रही है, क्योंकि 171 आर्टिकल सब क्लॉज 5 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर भी रिलीजियस रिजर्वेशन का जिक्र नहीं है। तो जिस तरह माजी में भी शिया डेस्क की इसी बुनियाद पे कि अगर आज हम शियों को शिया होने की बुनियाद पर रिजर्वेशन कैटेगरी में हुकूमत अगर एमएलसी दे, तो फिर हर कौम से, हर मज़हब से बहरे भाई हैं हमारे, मेमन भाई हैं, महदवी भाई हैं, अहले सुन्नत में भी कई फ़िरक़े हैं, फिर शियों में अखबारी उल मसलक है, आकर सबको जो है वो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हो जाएंगे, तो उनकी भी आवाज़ काउंसिल तक जाना है, तो रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं आ सकता। हाँ, यह है बेशक हर किसी को इख्तियार है रिप्रेजेंटेशन दे, हाई कोर्ट में रिट डाले, अगर वो कंसिडर ना हो फिर हुकूमत के पास इख्तियार है कि उसको कंसिडर करे या रिजेक्ट करे। जिस तरह शिया डेस्क का रिजर्वेशन, शिया डेस्क के ताल्लुक से जो ऑर्डर हुआ था, उस ऑर्डर को फाइल नंबर E5 2022 डेटेड 7 जून 2023 को वक्फ बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया, महकमा अक़लियात बहबूद ने रिजेक्ट कर दिया कि हम शिया डेस्क नहीं दे सकते। उसी तरह जो है इस, और ये अनकरीब इलेक्शन के जो कि अब है, वैसे भी इलेक्शन कोर्ट फोर्स में है, 3 हफ्ते पहले एक इलेक्शन एमएलसी का हुआ, उसके ऐलान को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होल्ड कर लिया है 4 जून तक। उस दौरान ये ऐलान आना, ये कौम में इत्तेहाद और इंतशार इत्तेहाद को ख़राब करना, इंतशार फैलाना है। हमारे पास ऑलरेडी शिया एमएलसी, अब मैं इस पे इतनी वजाहत कर दूं बस के एमएलसी तो शिया ऐसे तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास 50 साल से शिया लेजिस्लेचर रह चुके हैं अलग अलग सूरतों में। जमात ने हमेशा, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो कांग्रेस ने एमपी दिया हो और जमात ने 58 से एमआईएम ने जो है एमएलए दिए हैं, बाद में एमएलसी दिए हैं, और अब
जो तेलंगाना रियासत है उसमें भी जो है जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी बहैसियत MLC शियों की अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी कर रहे हैं और आवाज़ बन रहे हैं शियों की। और दूसरे इल्ज़ामात पे मुझे नहीं जाना है, मैं वकील हूँ, पर बेबुनियाद इल्ज़ाम और एक दूसरे पे जो है वार करना ये गलत है। अल-मुख्तसर ये है कि इस आर्टिकल के तहत यहाँ पर रिजर्वेशन के तहत किसी को MLC नहीं बनाया जा सकता। नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बना सकते। गवर्नर के इख्तियार में नहीं है वो। जिस तरह हाई कोर्ट के इख्तियार में गवर्नर को डायरेक्शन देना नहीं है, उस तरह गवर्नर भी आईने हिंदुस्तान का पाबंद है। हम सब आईने हिंदुस्तान के पाबंद हैं। ये थे जो सैयद अली जाफरी जो कि हमें बता रहे थे कि आर्टिकल 171 सबसेक्शन 5 के तहत गवर्नर के इख्तियारात में क्या है, वो किसको MLC बना सकते हैं। इसके बाद हमने सैयद नजमुल हसन बाखरी साहब से बात की कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो क्या है, तो उन्होंने तफसील से हमें समझाया कि दरअसल ये जो ऑर्डर है वो उस ऑर्डर में खुद मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने 5 जस्टिस की एक बेंच का ऑर्डर का हवाला भी दिया है, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये इख्तियारात हासिल नहीं हैं कि वो गवर्नर को डायरेक्शंस दें। लिहाजा रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है तेलंगाना रियासत का, उसको मुअज़्ज़िज़ जज ने अहकामात जारी किए हैं और वो किस सिलसिले में जारी किए हैं ये भी हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की और सैयद नजमुल हसन बाखरी साहब से बात की तो उन्होंने क्या बताया ये आपके लिए पेश है। कल से सोशल मीडिया पर जिस हाई कोर्ट के जो ऑर्डर की बात की जा रही है कि शिया ब्रदरी में एक और MLC को दिया गया है, ऐसे ऑर्डर्स पास हुए हैं, तो इस सिलसिले में हाई कोर्ट में वो कौन सी पार्टी थी जिसने पिटीशन दायर किया था, अर्जी दी थी, और कोर्ट ने इस ज़िम्न में क्या ऑर्डर पास किया है? मैं नाजरीन को ये इत्तला दे दूँ बख्श साहब कि कल से जो तशवीश चल रही है कि कौम में खुशी की लहर है कि एक MLC जो है शिया कौम को मिल रहा है और उसी के ज़मन में जो है कई मुसलसिल कॉल्स हमको आ रहे हैं, वो कला बरादरी के हो या कौम के नौजवान हो, इसकी तशवीश है कि भाई क्या है वो ऑर्डर। तो ऑर्डर बख्श साहब वो ये है कि एक 3 फरवरी 2024 को जो पिटिशनर है शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस, ये लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जिसमें गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है। ये लोग को एक रिप्रेजेंटेशन दी कि शिया कौम में हमारी पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, हम लोग डिप्राइव्ड है, हमारी कोई आवाज़ नहीं है, हमारे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसी के बेसिस पे एक रिप्रेजेंटेशन दी थी। एक रूटीन मैनर में जो रिप्रेजेंटेशन पे अमल नहीं होता है तो उसका जो है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को रुजू होते हैं रिट पिटीशन फाइल करके, वहाँ से हाई कोर्ट से ये इल्तिजा करते हैं कि हमारी ये दरख्वास्त पे अमल नहीं हो रहा है, आप जो है डायरेक्शन दीजिए। उसी के बेसिस पे एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी, रिट पिटीशन नंबर 4610 ऑफ 2024। जब ये बहस के लिए रिट पिटीशन आई है तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ये तय पाया है कि इट्स ए वेरी सेटल्ड लॉ। 5 जज बेंच की मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको सुना रहा हूँ, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है नोटिस इशू नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, कि वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट को। आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उनको इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। तो इसके तहत जो है एक्चुअली अगर देखा गया तो ये रिट पिटीशन डिसमिस हो जाती थी, लेकिन इसमें जो मौजू उठाया गया है कि शिया कौम की तरफ से जो है एक इलेक्शन हुआ है और पता नहीं, आपको शायद पता होगा कि कोई रिलीजियस हेड जो है ना, कोई फलां मोहम्मद अली हैदर साहब को जो है ना MLC कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो ये मौजू को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल जस्टिस नागेश भीमापाका ने जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर में जो इख्तिताम पे जो पेज नंबर 6 और पैरा नंबर 6 में ये नोट डाउन किया है कि साबिक़ा में इस शिया सिविल काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस की
जो एक और एक रिट पिटीशन थी, वैसे ही दरख्वास्त थी कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में वो लोग को एक सेपरेट डेस्क चाहिए था। उसी के लिए वो लोग ने 2022 में जो है ना एक दरख्वास्त दी थी। उस दरख्वास्त पे भी अमल नहीं होने के खातिर वो लोग जो है ना हाई कोर्ट को रुजू हुए थे और रिट पिटीशन नंबर 7241 ऑफ 2023 वो फाइल किए थे, जिसमें स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ वक्फ बोर्ड ने जो है ना अंडरटेकिंग दी कि हम इनकी दरख्वास्त को कंसिडर करेंगे। वो रिट पिटीशन क्लोज हो गई। चूँकि आपको तो पता है औकाफ के अंजाम कैसे है, स्लो चलते हैं, तो वो लोग ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया था शिया सिविल काउंसिल ऑफ सोशल जस्टिस। वो कंटेम्प्ट पिटीशन जब बहस के लिए आई तो वो कंटेम्प्ट पिटीशन में स्टैंडिंग काउंसिल ने कंटेम्प्ट पिटीशन का नंबर है 1538 ऑफ 2023, ये ऑनरेबल जस्टिस सुधीर कुमार के पास आई थी। उसमें स्टैंडिंग काउंसिल फॉर वक्फ बोर्ड ने ये इत्तला दी है कोर्ट को कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो रिप्रेजेंटेशन को ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं और जो है 7 जून 2023 को और इनको इन्फॉर्म भी कर दिए हैं और वो पिटीशन उनकी रिजेक्ट हो गई है। तो लिहाजा जो रिट पिटीशन पहले की थी 7241 ऑफ 23 प्लस कंटेम्प्ट 1538 ऑफ 23 दोनों भी क्लोज हो गए हैं। चूंकि अब ये जो तशवीश है कि ये एमएलसी की रिट पिटीशन आ गई है और कोई हैदर साहब जो है एमएलसी कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं और ऑर्डर पास कर दिया है कोर्ट ने, कल से जो वीडियो शाया हो रहे हैं कौम में जो, तो उसके तहत जो है ना चूंकि ये ऑर्डर का हवाला और कंटेम्प्ट का हवाला इसमें नहीं दिया गया, उसके ज़मन में जो है ना हाई कोर्ट ने पैरा नंबर 6 में ये बोला है कि मैं आपको रीड करके नाजरीन के वास्ते सुनाता हूँ। हाउएवर एज पिटिशनर्स आर ऑल्सो स्टेटेड टू हैव सबमिटेड द सेड लेटर टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर keeping in view of the direction issued by this court in earlier writ petition number so and so and also percentage of population of Shia community, this court deems it appropriate to direct second respondent to consider the letter dated 3/2/2024. The writ petition is accordingly disposed of, directing the second respondent to consider the letter dated 3/2/2024. अब जो रिट पिटीशन का हवाला दिया है, अगर कोर्ट को ये बता दिया जाता था कि कंटेम्प्ट में ये पिटीशन डिसाइड हो चुकी है इनकी रिप्रेजेंटेशन, तो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि शायद ये ऑर्डर भी नहीं मिलता था। ठीक है, अब कंसिडर करना नहीं करना वो जो है ना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का इख्तियार है, लेकिन कहीं पर भी कोर्ट ने, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है, जो हमारे कलीग है सैयद अली एडवोकेट, हम लोग ने डिस्कस किया है, तो हम लोग ने ये देखा कि इस ऑर्डर में कहीं पर भी हाई कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया है कि शिया कम्युनिटी से फला जो भी मौसूफ हो या जो भी सिविल काउंसिल के शख्स हो उनको एमएलसी बना दिया जाए। तो इस ऑर्डर से तो वो शाया नहीं होता। ये ऑर्डर हमारे पास भी मौजूद है। हमने जब इस ऑर्डर को पढ़ा तो आखिरी पैरा में हाई कोर्ट ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को कुछ ऑर्डर दिए हैं कंसिडर करने के लिए, वो किस दिन में? चूँकि मैं जैसा कि आपको भी थोड़ा साबिक़ में बताया है कि जो भी दरख्वास्त आपकी जो भी महकमे को आप देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उस महकमे को कि आप उसको पेंडिंग नहीं रख सकते, आपको या उसको एक्सेप्ट करना है या उसको आप रिजेक्ट करना है। तो चूँकि ये दरख्वास्त इनकी 3 फरवरी 2024 की माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है, तो उस ज़मन में जो है ना हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि उनकी दरख्वास्त को आप कंसिडर करिए। वो डेस्क के मुतालिक है, ना कि एमएलसी के मुतालिक? नहीं, अब ये जो 3/2 की 2024 की है ये एमएलसी के मुतालिक, डेस्क के मुतालिक की जो थी वो कंटेम्प्ट में डिसाइड हो गई है। तो फिर तो ये जो दरख्वास्त माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को दी गई है जी, ये महकमे से तो एमएलसी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो कोई प्रपोज ही नहीं करेगा। या वो तो मुझे भी पता है, थोड़ी नॉलेज मुझे भी है कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट एमएलसी नहीं बना सकता। तो चूंकि ये कंटेम्प्ट का सेपरेशन ऑफ फैक्ट कानून में एक लैंग्वेज है कि आप कोर्ट को जब जाते हैं यू शुड गो विथ क्लीन हैंड्स, कि हर चीज़ आपको बोलना पड़ता है अपने एफिडेविट में। चूंकि कंटेम्प्ट का हवाला नहीं दिए, इसीलिए वो रिट पिटीशन के ऑर्डर के तहत जो है ना ये ऑर्डर को सपोर्ट मिला है। अगर वो रिट पिटीशन में ये कंटेम्प्ट का दे देते हवाला तो मैं समझता हूँ ये रिट पिटीशन डिसमिस होती थी टोटली। अदालत से जो साबिक़ा में कंटेम्प्ट का जो केस था वो खत्म हो गया, वो नहीं बताया गया इस मर्तबा अदालत को। बेशक तो क्या इस सिलसिले में जो पिटिशनर है उनके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस या अदालत से कोई छुपाने के उसमें केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो रेस्पोंडेंट्स है इस रिट पिटीशन में, अगर वो डिपार्टमेंट अगर इस पर रिट अपील जाता है और या कंप्लेंट करता है सीजे को, सेपरेशन ऑफ फैक्ट है इसमें,
तो बिल्कुल उन पे कंटेम्प्ट भी हो सकता है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी हो सकता है, उन पे कॉस्ट भी हेवी इम्पोज हो सकता है, जिसमें साबिक़ा में नागेश बीमोपाका ने जो है ना 5-5 लाख 10-10 15 लाख का भी जो है कॉस्ट लगाया है फॉर सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स। तो इसमें कहीं पर भी एमएलसी का जिक्र नहीं है। इस ऑर्डर में एक एमएलसी बनाओ बोल के कहीं नहीं है। उनकी जो दरख्वास्त है 3 फरवरी 2024 को, उसको कंसिडर करो तो ये इख्तियारात उन महकमों का होता है जहां पे दरख्वास्त पेंडिंग है। कंसिडर का मायने ये पॉजिटिव नहीं है कि हाँ कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो इस पर अमल अंजाम होना है। कोर्ट के ऑर्डर पे इख्तियारात महकमे के होते कि वो फैक्ट्स ऑफ द केस को मद्देनजर रखते हुए, पेश नज़र रखते हुए उसको एडमिट करे या डिसमिस करे। यहाँ पर एक और बात ये कही जा रही है कि बहुत जल्द पिटिशनर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर से मिलने वाले हैं, और गवर्नर को, जो अब तो उस वक्त जो गवर्नर थे वो तो तब्दील हो चुके हैं, तो इनसे दोबारा मिलकर दरख्वास्त देने वाले हैं। तो आया इस ऑर्डर पर हुकूमत को अमल करना लाजिम है? डायरेक्शंस क्या दिए गए नहीं, हैं जैसे कोर्ट की कि जानिब से? अभी आपका जो एक सवाल था भरत भाई कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से एमएलसी का क्या रिश्ता है, तो वो रिश्ता तो नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए शिया सिविल काउंसिल जो इकदाम कर रही है वो फलाह बहबूदी के कौम के लिए, हम उनकी सताइश करते हैं इस मसले में, लेकिन कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं जिससे कौम में इंतशार, एक तशवीश, एक बेचैनी, वो अमल जो वीडियो से शाया हो रहा है वो अलग है। आप चीफ मिनिस्टर से मिलिए, आप गवर्नर से मिलिए, आप चीफ मिनिस्टर को कोई डायरेक्शंस नहीं है इसका? ना चीफ मिनिस्टर को कोई डायरेक्शंस है, ना गवर्नर को कोई डायरेक्शंस है, ना इख्तियारात ही नहीं है हाईकोर्ट को। ना हाई कोर्ट को है, ना सुप्रीम कोर्ट को है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को कोई डायरेक्शन दे कि ये मौजू पे जो है आप ये अमल करिए। तो आपका इख्तियार है, आप चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, आप मुद्दा रख सकते हैं कौम के तकलीफ का, एहसास का, लेकिन ऐसे वीडियोस करके जो है एक एमएलसी आ रहा है इस कौम में बोल के, उससे एक फिक्र जो है का माहौल बन रहा है लोगों में। हम सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, जैसा कि हमने कहा कि सैयद नदीम जाफ़र साहब से भी हमने बात की है। चूँकि सिर्फ एक एडवोकेट से ही हम अगर बात करते और उनके जो स्टेटमेंट वो हमें दिए हैं वो बताते, लोग हो सकता है ये भी कहते कि सिर्फ एक का नहीं किसी और का भी लिया जाता तो बेहतर होता। तो एक से ज़्यादा एडवोकेट्स का इस सिलसिले में ख़यालात लेना कोई मायूब बात नहीं, बेहतर रहता है। इसलिए हमने सैयद जाफ़र नदीम, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे बात की। तो उन्होंने हमें क्या बताया ये आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, या हम हमारे नाज़रीन से ये मारूज़ा करते हैं कि ये यकीनन हमारा वीडियो थोड़ा तूलानी होगा, लंबा होगा, लेकिन आप ये मुकम्मल देखें ताकि आप हज़रात को भी जानकारी हो। आइंदा अगर इस किस्म के कोई वीडियोज़ आएँ तो उससे आप लोग को पता होगा कि इस सिलसिले में यानी हाई कोर्ट के जो अहकामात होते हैं दर हकीकत वो आइन के दायरे में आते हैं, और गवर्नर को कोई हाई कोर्ट हो या कि सुप्रीम कोर्ट हो वो डायरेक्शन नहीं दे सकता। ये भी आप हजरात को मालूम होना चाहिए। तो पेश है जाफ़र नदीम साहब, हाई कोर्ट के एडवोकेट के ये तफसीलात जो कि हमने उनसे बात की हैं। ये सोशल मीडिया में गुज़श्ता 3 रोज़ से ये कहा जा रहा है कि शिया कम्युनिटी के लिए एक और एमएलसी के ऑर्डर्स हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज ने दिए हैं। तो इस सिलसिले में हक़ाइक़ क्या हैं, ऑर्डर क्या आया है? एक तो आपकी बात में एक और एमएलसी ये बात बताता है कि पहले से एक एमएलसी, हालांकि ऑर्डर में एक और एमएलसी ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई। ये एक रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फ़ाइल हुआ जिसका ऑर्डर देखने का जो है मेरे को भी मौका हुआ। तो वो पिटिशन में ये था कि 3 फरवरी 2024 को रेस्पोंडेंट नंबर 2 वो रिट पिटिशन में उनको कोई रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर इतना ही है कि उस रेस्पोंडेंट को ये बोला जा रहा है कि वो उनके रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करो। और वो रेस्पोंडेंट नंबर 2 जब देखा गया तो वो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो उनको कोई रिप्रेजेंटेशन दिया गया था पिटिशनर्स की जानिब से, तो वो रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करो बोल के। तो ये पूरी बात में जो है एमएलसी या उसका नॉमिनेशन या कंसिडरेशन कहीं पे जो है मेरे हिसाब से फिट नहीं होता। जिस महकमे को ये कंसिडर करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है, क्या उस महकमे को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो कोई एक शख्स को गवर्नर के लिए रिकमेंड कर सकता है कि इन्हें नामजद किया जाए? गवर्नर के लिए गवर्नर से ये कह सकता है कि इस शख्स को एमएलसी नामजद किया जाए।
देखिए, उस महकमे को क्या ये अख्तियार हासिल है जिसे कंसिडर करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है? हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप है वो तीनों ब्रांचेस का 3 सेग्रीगेशन है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और जो है अपने पास जो प्रिंसिपल अप्लाई होता वो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी अप्लाई होता कि एक की गलती पे दूसरों का चेक रखने वाला। तो अगर गवर्नमेंट के किसी वर्किंग में भले ही वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू हो, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी, या फिर लेजिस्लेचर के थ्रू हो बाय वे ऑफ जीओ या जो है एक्ट एनैक्टमेंट जो भी है, इसमें अगर कुछ वायर्स है तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाते हैं। और अगर वाक़ईतन कोई ऐसी चीज़ हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है प्रेसिडेंट्स के बाहर है तो फिर वो चीज़ जो है चेकमेट हो जाती है उसके अंदर। गवर्नर की फंक्शनिंग वो एक अपने में आप अलग प्रोविजंस के अंडर में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जिसमें एक वन ऑफ द वर्किंग जो है गवर्नर की, जैसे गवर्नर के भी फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल फंक्शंस, और उनके कुछ ऑब्लिगेशंस और उनके पावर्स वगैरह। तो उसी में से एक कैटेगरी में ये आता है कि हर स्टेट में अपर हाउस जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसा उसकी स्ट्रेंथ की क़ैद है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से कि नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस। तो उसी वजह से अपने पास 40 है, क्योंकि 119 की हमारी जो है एमएलएस की लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसका जो प्रोविज़न है आर्टिकल 171 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर सेक्शंस है, वो सेक्शंस में क्लासिफिकेशन है कि कितने परसेंटेज, उसको परसेंटेज नहीं 1/3, 1/6, 1/12 बोल के लिखा हुआ है। तो वो कैटेगरी में आउट ऑफ ग्रेजुएट्स एंड आउट ऑफ टीचर्स नॉमिनेटेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स एंड दिस, उसी किस्म से एक प्रोविज़न है टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो ऑनरेबल गवर्नर को नॉमिनेट करने का उसके अंदर एक प्रोविज़न दिया हुआ है। और उसमें 3E में कुछ एक गाइडिंग लाइट है, पीपल एलिंग फ्रॉम आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस, ये एक गाइडिंग लाइट है। डिफरेंट कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के जो है जजमेंट्स आए हुए हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। अभी जो लेटेस्ट अप्लीकेबल जजमेंट चल रहा है, एक नाबम राबिया करके केस है, हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र का गालिबन या अरुणाचल का। तो वो केस इस वक्त इस मसले में एक गाइडिंग लाइट बना हुआ है, प्रेसिडेंट बना हुआ है। मेरे को नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील है या नहीं है। और अगर कोई जनरली एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई मैटर पे हाई कोर्ट का ऑर्डर ही जो है चल रहा है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट या तो गया नहीं, या अगर गया है तो एडमिशन स्टेज पे जो है फेल हो गया। तो 171 में गवर्नर को जो पावर्स है नॉमिनेट करने के, वो गवर्नर का दिया हुआ पावर है, गवर्नर को जो वेस्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। इसमें जनरली प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि रूलिंग पार्टी जो भी होती है, जो स्टेट में गवर्नमेंट रन कर रही है, वो रिकमेंडेशन भेजते हैं। अब यहाँ पे 2 सीट वेकेंट थे और आपको बताते चलूँ कि शायद जनवरी में 1-2 रिट पिटिशंस फाइल हुई थी अपने हाई कोर्ट में। जो प्रीवियस गवर्नमेंट बीआरएस पार्टी की थी, वो 2 लोगों के नाम दिए थे, श्रवण एंड सत्यनारायणा, जिसको जो है ऑनरेबल गवर्नर उस टाइम के रिजेक्ट कर दिए थे, ये कह के कि दीज आर पॉलिटिशियंस एंड एलिंग फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो वो बात का वो लोग चैलेंज किए और उस दौरान मौजूदा गवर्नमेंट कुछ 2 लोगों के नाम प्रपोज की। तो ये प्रपोजल जो जाता है जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्रैक्टिस है, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है जहाँ तक मेरी नज़र है कि रूलिंग पार्टी देना चाहिए, मगर प्रैक्टिस में ये है कि रूलिंग पार्टी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करके रिकमेंडेशन की शक्ल में ऑनरेबल गवर्नर के पास देते हैं। अब वो उनका इख्तियार है कंसिडर करना या नहीं करना। हालांकि मौजूदा जजमेंट जो आया 180-181 में, उसमें जो है कुछ ऐसी बात भी है जो शायद मैं समझता हूँ स्टिल जुडिशल रिव्यू की जो है अभी रिक्वायरमेंट है उसको, उस पर नहीं अभी बात करते हुए
सरसरी तौर पे बोलते हुए चलूँ तो ये सोशल मीडिया में जो चल रहा वो सोशल मीडिया में सही हिसाब में शायद पिक्चर नहीं समझ में आए जैसी बात हो रही कि हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है, होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है कि जुडिशरी जो है इनके फोटे में परव्यू करके और जो है ये बाइंडिंग डायरेक्शन दे। टू कंसीडर करके उसमें जो लिखा हुआ है कि कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशनर्स टू द रेस्पोंडेंट नंबर 2। तो अब ये ऑर्डर कैद हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2। रेस्पोंडेंट नंबर 2 कौन है? सोशल वेलफेयर जो भी ये डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का जो है उनको जो इन्होंने दिया है रिप्रेजेंटेशन वो कंसीडर करें। अब आप ये बताइए, ये सारी बात जो मैं भी आपको बैकग्राउंड सुनाया उसमें जो है सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री एक वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज़ है स्टेट में, उनका कहीं से कहीं तक आर्टिकल 171 में मेरे को तो कुछ नहीं दिखता कि कोई एक और मिनिस्ट्री भी, ना ही स्टेट, उसके अंदर लिखा हुआ है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो नॉमिनेट जिसको भी गवर्नर करे उनके लिए गाइडिंग लाइट है ऊपर का प्रोविजन 3E, मगर वो भी कोई जो है फुल एंड फाइनल नहीं है। तो ये ऑर्डर इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अब इसके दूसरे जो है रुख अलग हो जाएंगे जो शायद बोलना मुनासिब नहीं है कि रिट क्या था और कैसा क्या हुआ। तो इट इज़, मैंने समझता कि जो है वो ऑर्डर कोई इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेबल है। और कंसीडर करो मतलब ये होता प्रैक्टिस में जनरली कि इनका जो भी रिप्रेजेंटेशन है उस पर कुछ भी एक डिसीजन ले लो, उसको एक्सेप्ट करो नहीं है बाइंडिंग। कंसीडर करो का मतलब ये है कि आप उस पर गौर व फिक्र करके कोई नतीजे पे आ जाओ, भले ही वो एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, रिटर्न करें, जो भी करें। जैसे रिकमेंडेशंस का भी जो है गवर्नर के पास में रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेबल नहीं है जहाँ तक मेरी समझ है, जो ऑर्डर में देखा हुआ हूँ। तो ये थी हमारी खुसूसी रिपोर्ट जो कि शिया बरादरी के में एक और MLC, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या शिया बरादरी में MLC नहीं है जो ये मांग और करने के लिए गए थे। तो हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता 50 साल की अगर तारीख उठाएं तो शिया बरादरी में सियासी मैदान में भी नुमाइंदगी होती रही है। शिया बरादरी से कांग्रेस के एक राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से MLA भी रह चुके हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही से दूसरी बार रियाजुल हसन अफंदी अलमारूफ गोल्डी को MLC के लिए चुना गया और कॉरपोरेटर्स भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दिए गए हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि शिया बरादरी में सियासी आवाज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ जो ये कहा जाता है कि शिया बरादरी में तालीमी मैदान में काफ़ी पीछे है शिया बरादरी, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि शिया बरादरी में कई एक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, MBA, MCA, ये तमाम डिग्रियाँ हासिल करने वाले कई एक अशख़ास मौजूद हैं। ये बात गलत है कि शिया बरादरी में पसमानदगी, तालीमी पसमानदगी बहुत ज़्यादा है। और उस अर्ज़ी में ये भी कहा गया था कि शिया बरादरी में पसमानदगी बहुत है, यानी कि माशी तौर पर वो बहुत कमज़ोर हैं। तो हम आपको ये बता दें कि शिया बरादरी में कई एक हज़रात ऐसे ताजरीन मौजूद हैं जो जिसका टर्नओवर करोड़ों रुपए का है और काफ़ी एक अफराद की वो मदद करते हैं। जैसा कि ख़ुद ये जो NGO है, इसके जो हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, उसके जो बानी हैं या यूँ कहूँ कि उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो ख़ुद पैसे वाले हैं और वो ख़ुद शिया बरादरी में कई एक के मदद करते आए हैं, ये मुझे पता है। स्कूल फ़ीस हो या कि किताबें हों वो दिलाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि शिया बरादरी में माशी तौर पर पसमानदगी है, ये कहना भी बहुत गलत है। तो बहरहाल ये हमारी खुसूसी रिपोर्ट थी, इससे हम समझते हैं कि आप हज़रात को पता चल गया होगा कि हकीकत में तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्या अहकामात जारी किए हैं।